नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में सुधारों पर बल दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीपीवी एंड एफआरए निर्णय के खिलाफ पेप्सिको की अपील को खारिज कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और मानसून ट्रफ की अंतःक्रिया के कारण भारत में भारी वर्षा हो रही है। सरकार ने वस्तु और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लाने की घोषणा की है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार 2022 में वैश्विक उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन क्षेत्र में निरंतर गिरावट जारी थी। चीन गैलियम और जर्मेनियम से संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में सुधारों पर बल दिया है। हाल ही में नीति आयोग ने हरित क्रांति से अमृत काल तक इस शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इसमें विकसित भारत, समावेशी विकास, हरित समृद्धि और अमृत काल में रोजगार सृजन में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। नीति आयोग के मुताबिक 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। इस वर्किंग पेपर में ये बताया गया कि कृषि के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। उसमें ये कहा गया कि कृषि दक्षता दर कम है। कृषि दक्षता को कृषि कार्य में इनपुट आउटपुट अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसान जितनी लागत लगाता है उसका कितना % उसको वापस मिल पाता है, ये उसकी इनपुट और आउटपुट की लागत होती है, या फिर अनुपात कह लें, अनुपात होता है। तो वर्तमान में जो कृषि है वो घाटे की कृषि है। उससे किसान हमेशा कर्ज के तले दबा रहता है, ये कहने का प्रयास किया गया है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा कहा गया है कि खाद्य को स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ना भी बड़ी चुनौती है। तो कई बार क्या होता है कि फसल तो उतनी उपज जाती है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल न करने की वजह से, या फिर उसको कैसे कंज्यूम किया जाए इस बात की नॉलेज ना होने पर कई बार जो खाद्य है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, या फिर वो उतना पोषण नहीं दे पाता है जितना वो वास्तविक रूप में दे सकता है। अब बात आती है कि भारत में जो कृषि उत्पाद है वो निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं है। तो दरअसल क्या है कि भारत में जो कृषि उत्पाद तैयार किए जाते हैं वो घरेलू कंजम्पशन के लिए ही बनाए जाते हैं, वो निर्यात की दृष्टि से नहीं बनाए जाते हैं, और इसीलिए वो निर्यात के स्टैंडर्ड्स पे फिट भी नहीं बैठते हैं। इस वर्किंग पेपर में कृषि के उभरते क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की गई। अब इसमें बताया गया कि अनाज, तिलहन और गन्ने जैसी कृषि उपज का जैव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सकीय महत्व वाले खाद्य और औषधीय महत्व वाले पौधों की मांग में वृद्धि हो रही है। विशेष गुणों वाले कृषि उत्पादों को ट्रेसेबिलिटी एवं लेबलिंग के साथ विशेष बाजार श्रृंखला की जरूरत होती है। ट्रेसेबिलिटी उन तरीकों को कहा जाता है जिनसे उत्पादन के सभी चरणों में उत्पाद को ट्रैक किया जाता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस उपकरण जैसी तकनीकों का उपयोग करने में कृषि स्टार्टअप्स उत्प्रेरक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और अब चर्चा करते हैं कि क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुकूल विनियामक प्रणाली लागू करने और उत्तरदायी निवेश करने की जरूरत है। खेती और कृषि व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने के लिए राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धी फ्रेमवर्क की शुरुआत की जानी चाहिए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करने के लिए 2 संयुक्त उपाय करने की जरूरत है, जैसे कि किसानों से अनाज की खरीद और भावांतर भुगतान। इसके तहत किसानों को बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई की जाती है। साथ ही वर्किंग पेपर में और भी कई सिफारिशें की गई, जैसे कि उदारीकृत उत्पादन बाजारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सक्रिय भूमि पट्टा बाजार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कृषि क्षेत्र में दक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और आइए बात करते हैं न्यायपालिका की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीपीवी एंड एफआरए निर्णय के खिलाफ पेप्सिको की अपील को खारिज कर दिया है। पीपीवी और एफआरए का मतलब है पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। इसने 2021 में FC5 आलू के बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण को रद्द करने का निर्णय दिया था। पेप्सिको ने इस निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। वर्ष 2019 में पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर FC5 आलू की किस्म की कृषि करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। पेप्सिको ने किसानों पर FC5 आलू पर उसके अधिकार संरक्षण का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। पेप्सिको का दावा रहा है कि उसने आलू की FC5 किस्म को अनन्य रूप से विकसित किया है
और 2016 में अपनी इस किस्म को पंजीकृत भी कराया है। पेप्सिको ने किसानों के एक समूह के साथ समझौता किया था। इसके तहत वो इन किसानों को अपनी FC5 किस्म के बीजों की आपूर्ति करता था और बदले में किसान एक निश्चित कीमत पर उसे अपनी उपज बेचता था। वर्ष 2021 में PPV एंड FRA ने FC5 आलू के बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि भारत के कानून बीज की किस्मों के अधिकार संरक्षण की अनुमति नहीं देते हैं। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि ये संरक्षण प्रमाण पत्र गलत जानकारी के आधार पर जारी किया गया था। वर्ष 2021 के फैसले ने PPV एंड FR अधिनियम की धारा 39 में निहित किसानों की फसल के बीज से संबंधित स्वतंत्रता को बरकरार रखा। PPV एंड FR अधिनियम 2001 को भारतीय कृषि में बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल करने के लिए बनाया गया था। ये अधिनियम भारत के 1995 में WTO में शामिल होने और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रिप्स पर समझौते को लागू करने पर सहमत होने के बाद बनाया गया था। ये अधिनियम अधिकार देता है ब्रीडर को संरक्षित किस्म का उत्पादन, बिक्री, विपणन आदि करने का। इसके अलावा शोधकर्ताओं को प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए पंजीकृत किस्म का उपयोग करने का अधिकार है और साथ ही ये अधिकार भी देता है कि वो किसान जिसने एक नई किस्म को विकसित किया है वो उस किस्म के ब्रीडर के रूप में उस किस्म के पंजीकरण और संरक्षण का पात्र है। आलू की FC5 किस्म में आवश्यक नमी की मात्रा कम होती है और इस वजह से इसका इस्तेमाल आलू के चिप्स जैसे स्नैक्स बनाने के लिए किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और मानसून ट्रफ की अंतःक्रिया के कारण भारत में भारी वर्षा हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ और मानसून ट्रफ के बीच अंतःक्रिया की वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि राज्यों में भारी वर्षा हो रही है। मानसून ट्रफ निम्न दाब वाला एक विस्तृत क्षेत्र है। ये पाकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ बहिरुष्ण कटिबंधीय यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात है। ये कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ये विक्षोभ अधिक ऊंचाई पर बहने वाली पछुआ पवनों के साथ भारत की ओर बढ़ते हुए भूमध्य सागर, काला सागर आदि से नमी धारण कर लेते हैं। जब ये हिमालय से टकराते हैं तो इस क्षेत्र में वर्षा करते हैं। कभी कभी ये उत्तरी पर्वतीय राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर भी बढ़ जाते हैं। हालांकि कई बार ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर दक्षिण क्षेत्रों की ओर बढ़ जाते हैं। उत्तर भारत में ज्यादातर शीतकालीन और मानसून पूर्व वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। इस क्षेत्र में सतह के गर्म होने के बाद वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न होती है और इसकी वजह से मानसून पूर्व वर्षा होती है। इस वर्ष लंबे समय तक वर्षा या गरज चमक के साथ भारी बारिश भी देखने को नहीं मिली है और इसका कारण ये है कि उत्तर भारत में मानसून पूर्व गतिविधियां आमतौर पर लघु अवधि की तथा अनिरंतर रही हैं। भारत के कुछ क्षेत्र जहां ज्यादा वर्षा में वृद्धि हुई है वे ऐसे स्थान हैं जहां वर्षा वायु के पर्वतों के साथ साथ ऊपर उठने के कारण होती है। इसे ओरोग्राफिक वर्षण कहते हैं। वर्षण, हिमपात या अन्य वर्षण तब होता है जब आर्द्र पवनें किसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर से होकर के गुजरती हैं। सरकार ने वस्तु और सेवा कर नेटवर्क GSTN को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने PMLA अधिनियम की धारा 66 में बदलाव करने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत GSTN को सूची में 26वीं संस्था के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके बाद GSTN को प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय आसूचना इकाई के साथ जानकारी साझा करनी होगी। ये जानकारी तब साझा की जाएगी जब कोई जांच ED और FIU के अधिकार क्षेत्र के तहत होगी। ये कदम धन शोधन के लिए पैन और आधार डेटा की चोरी करके फर्जी GST पंजीकरण मामले में ED द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद उठाया गया है। GSTN एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। इसे 2013 में वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया था। ये करदाताओं, केंद्र सरकार और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को साझा IT अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करता है। शुरुआत में GSTN में निजी भागीदारों की 51% हिस्सेदारी थी, जबकि शेष हिस्सेदारी सरकार के पास थी। 30 जून 2022 को GSTN के बोर्ड की 49वीं बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में बोर्ड ने GSTN को एक सरकारी कंपनी में बदलने को मंजूरी प्रदान की थी। इस तरह से GSTN की अब 100% हिस्सेदारी सरकार के पास है और इसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास और 50% हिस्सेदारी राज्य सरकार के पास है। GSTN के मुख्य कार्य हैं पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, केंद्रीय और राज्य प्राधिकारियों को रिटर्न भेजना, IGST की गणना और निपटान करना। इसके अलावा बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरण का मिलान करना, करदाताओं के आयकर रिटर्न की जानकारी के आधार पर
केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग सूचना प्रबंधन प्रणाली रिपोर्ट प्रदान करना, करदाताओं की प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना और करदाता की प्रोफाइल का विश्लेषण उपलब्ध करवाना। धन शोधन रोकथाम अधिनियम में कई प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि धन शोधन को रोकना, धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल परिसंपत्ति को जब्त करना, धन शोधन से जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार 2022 में वैश्विक उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन क्षेत्र में निरंतर गिरावट जारी थी। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के एक नए अध्ययन के मुताबिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 4.1 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया है और इसकी वजह से 2.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। वर्ष 2030 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर साल वैश्विक स्तर पर होने वाली वनों की कटाई में कम से कम 10% की कमी लाने की जरूरत है। इन लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करना और 350 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को बहाल करना है। हालांकि 2022 में प्राथमिक, द्वितीयक और रोपित वनों सहित कुल वैश्विक वृक्ष आवरण हानि में 10% की गिरावट दर्ज की गई थी। प्राथमिक वन ऐसे परिपक्व और प्राकृतिक वन हैं जिनमें हालिया कुछ वर्षों से मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ है। ये अन्य वनों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं और जैव विविधता से समृद्ध स्रोत हैं। इनकी क्षति की भरपाई नहीं हो सकती। दूसरा है द्वितीयक वन। ये वन प्राथमिक वनों की कटाई के बाद उसके स्थान पर प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। ये प्राकृतिक वन की तुलना में अधिक सजातीय होते हैं। इनमें आमतौर पर प्रजातियों की सीमित संख्या पाई जाती है, यहाँ तक कि पुराने हो चुके वनों में भी। तीसरा है रोपित वन। ये मुख्य रूप से पौधे या बीज बोकर स्थापित किए गए वन क्षेत्र होते हैं। इनमें पाए जाने वाले वृक्ष आमतौर पर एक ही प्रजाति के होते हैं, चाहे वे देशज हों या फिर विदेशी। उनका जीवन काल भी एक जैसा होता है। भारत में 2021 और 2022 के बीच 43.9 हजार हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो गए हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये 1997 में स्थापित किया गया एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। इसको सौंपे गए कार्य हैं लोगों की अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर और फोकस में रहे कुछ देशों के लिए काम करना, प्रकृति की रक्षा और पुनर्बहाली करना, जलवायु की स्थिरता को बनाए रखना और समुदायों में लचीलेपन का निर्माण करना। WRI ने फॉरेस्ट फ्रंटियर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 1997 में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की स्थापना की थी। इसकी शुरुआत वनों की स्थिति के बारे में अपडेटेड रिपोर्ट तैयार करने वाले गैर सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के रूप में हुई थी। वर्ष 2019 तक ये 82 देशों से संबंधित डेटा प्रदान करता था। चीन गैलियम और जर्मेनियम से संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। चीन राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अगस्त से गैलियम और जर्मेनियम उत्पादों और कुछ धातुओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाएगा। चीन का ये कदम स्पष्ट रूप से एक बदला लेने वाला कदम है। इसे अमेरिका और यूरोप द्वारा चीन को चिप निर्माण सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है। गैलियम और जर्मेनियम को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन की इस घोषणा से इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। चीन दुनिया के कुल जर्मेनियम का लगभग 60% उत्पादित करता है। इसके बाद कनाडा, फिनलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। चीन में कुल गैलियम के लगभग 80% का उत्पादन होता है। इन कार्रवाइयों से दो महत्वपूर्ण धातुओं की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पैदा हो सकती है। ये बाधा थोड़े समय के लिए भारत की चिप विनिर्माण योजनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि भारत पर इन कार्रवाइयों का दीर्घकालिक प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करेगा। इन कारकों में वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत, घरेलू अर्धचालक उत्पादन क्षमताएं आदि शामिल हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लचीलापन बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर भारत अमेरिका पहल ICET। इसके अलावा भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हुआ है। ये अमेरिका के नेतृत्व वाली 14 देशों की सहयोगात्मक पहल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और सामरिक प्रकृति की विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनका अधिग्रहण करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप भारत संयुक्त राष्ट्र के GCRG में शामिल हो गया है। GCRG की स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की थी। इस ग्रुप का गठन खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तात्कालिक और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों का समाधान करने और वैश्विक कार्रवाई के समन्वय के लिए किया गया है। GCRG की देखरेख चैंपियंस ग्रुप करता है। इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर सरकार प्रमुख शामिल हैं। ये निर्णयकर्ताओं को सुभेद्य देशों की मदद करने के लिए समाधान खोजने और रणनीति विकसित करने में मदद करता है।
अगला टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ODOP पुरस्कार लॉन्च किए हैं। ये पुरस्कार आरंभ करने का उद्देश्य है रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और दक्ष लोक सेवा वितरण को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को दोहराने और उसके संस्थानीकरण को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं की सफल पहचान और उनके समाधान के लिए किए गए नवाचारों को मान्यता प्रदान करना। ODOP को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने 2018 में लॉन्च किया था। बाद में इसे केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपना लिया था। ODOP प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन करता है, उसे एक ब्रांड के रूप में विकसित करता है और उसका प्रचार प्रसार करता है। कैंडिडा ऑरिस। वैज्ञानिकों ने दिल्ली के लावारिस कुत्तों की ईयर कैनाल में सुपरबग कैंडिडा ऑरिस के पहले जीवित संवर्धन का पता लगाया है। कैंडिडा ऑरिस का पहला मामला 2009 में जापान में रिपोर्ट किया गया था। शोध से ये पता चलता है कि पालतू जानवर इस सुपरबग के लिए होस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं, फिर ये मनुष्यों में संक्रमण फैला सकते हैं। ये एक उभरता हुआ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट अंडाकार फंगस है। ये घातक प्रकोप का खतरा पैदा कर सकता है। WHO ने इसे गंभीर प्राथमिकता समूह के फंगल रोगजनकों के रूप में वर्गीकृत किया है। ये कैंडिडा जीनस से संबंधित है, जो मनुष्यों में कैंडिडियोसिस का कारण बनता है। अक्सर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगी अस्पतालों में कैंडिडियासिस से संक्रमित हो जाते हैं। अगला टॉपिक है क्लोथोप्रोटीन। नेचर एजिंग नामक एक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक बढ़ती उम्र वाले बंदरों को क्लोथोप्रोटीन का इंजेक्शन लगाने से उनकी संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार हो सकता है। इस शोध से न्यूरो डीजेनरेटिव रोगों के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। क्लोथो दीर्घायु के प्रभावों को कम करने के लिए उत्तरदायी एक प्रोटीन है। इसे बढ़ती उम्र को दबाने वाला प्रोटीन भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कम होता जाता है। चूहों पर किए गए पिछले शोध से पता चला था कि क्लोथो के इंजेक्शन जानवरों के जीवन और सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं और उन्हें संचार करने में सक्षम बनाता है। सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शंस होते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट PGI-D। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2020-21 और 2021-22 के लिए PGI-D पर रिपोर्ट जारी की है। ये सूचकांक जिलों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इसके अनुसार उच्चतम प्राप्ति ग्रेड दक्ष है और सबसे निम्न प्रदर्शन ग्रेड आकांक्षी 3 है। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी जिले ने शीर्ष 2 ग्रेड हासिल नहीं किए हैं। अधिकतर जिले निचली 3 श्रेणियों में थे, जिन्होंने 10% से 30% तक अंक प्राप्त किए हैं। PGI-D के संकेतकों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ये हैं परिणाम प्रभावी कक्षा कार्य संपादन, बुनियादी ढांचा सुविधाएं और विद्यार्थियों के अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल लर्निंग और प्रशासनिक प्रक्रिया। PGI इंडेक्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप 8 जुलाई 2023 का न्यूज टुडे का अंक फिर से सुन सकते हैं। और अब अगला टॉपिक है पहली बार न्यूट्रिनो कणों के माध्यम से मिल्की वे को देखा गया। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला ने न्यूट्रिनो कणों के लेंस के माध्यम से मिल्की वे आकाशगंगा का पहला दृश्य तैयार किया है। ये वेधशाला अंटार्कटिका की बर्फ की परतों में कई किलोमीटर की गहराई में दबी हुई है। अब तक मिल्की वे आकाशगंगा को प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्घ्य जैसे कि रेडियो, इंफ्रारेड, एक्सरे और गामा रे में देखा गया है। न्यूट्रिनो बहुत कम द्रव्यमान वाले मौलिक कण हैं। ये अन्य पदार्थों के साथ बहुत दुर्बल तरीके से अंतरक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। न्यूट्रिनो कण आकाशगंगा से तब उत्सर्जित होते हैं जब ब्रह्मांडीय किरणें इंटरस्टेलर यानी तारों के बीच पदार्थों से टकराती हैं। ये कुछ विस्फोट हुए तारों, सुपरनोवा, गामा रे प्रस्फुटन और क्वासर द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये कण हमें आकाशगंगा में ज्यादा ऊर्जावान प्रक्रियाओं का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर सकते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे हम मात्र प्रकाश का उपयोग करके प्राप्त नहीं कर सकते। पोरपने कोट्टई स्थल। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में अवस्थित पोरपने कोट्टई स्थल पर की गई खुदाई से संगम युग से संबंधित सोने का स्टड, हड्डी से बना हुआ एक नुकीला औजार और एक कार्नेलियन मनका प्राप्त हुआ है। संगम युग तमिलनाडु और केरल के बीच प्राचीन इतिहास का एक काल है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक विस्तृत था। उत्खनन स्थल से शवाधान स्थल का संकेत मिला है और दुर्ग क्षेत्र में स्थल के अंदर जल निकायों के प्रमाण मिले हैं। कार्नेलियन मनके की खोज ने देश में आंतरिक व्यापार का संकेत दिया है, क्योंकि ये सामान्य तौर पर भारत के उत्तरी भाग से प्राप्त हुए हैं। हड्डी के नुकीले औजारों की खोज से ये संकेत मिलता है कि पोरपन्ने कोट्टई बुनाई उद्योग का स्थल था।
लंबानी कढ़ाई पैच, इसका नाम लंबानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। ये पैटर्न डार्निंग यानी रफू, मिरर वर्क जिसमें कि छोटे छोटे दर्पण के टुकड़े लगाए जाते हैं, क्रॉस स्टिच जो 2 सूती सिलाई होती है, इसके अलावा ओवरलेड का एक मिश्रण है। इस पर कंगूरा पैच वर्क की किनारियों के साथ रजाई में लगने वाली सिलाई की तरह ही सिलाई की जाती है। ये कढ़ाई पैच हल्के बुने हुए गहरे नीले या लाल हथकरघा के कपड़े पर किए जाते हैं। इसे 2010 में कर्नाटक के लिए भौगोलिक संकेतक टैग का दर्जा दिया गया था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन का निपटान शुरू किया है। इससे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में और भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित देश है। यह उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील और केन्या से तथा पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में टांगानिका झील, बुरुंडी और रवांडा स्थित है। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली मुख्य भूमि तंजानिया से होकर के उत्तर दक्षिण दिशा में 2 शाखाओं में विस्तारित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो इसके उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तंजानिया की नदियां हैं रुवुमा, रुफीजी, वामी और पंगानी। ये नदियां हिंद महासागर में मिल जाती हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।